नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेडिकेम फार्मा में। आशा करता हूं आप सभी अपने स्थान पर एकदम सुखी और स्वस्थ होंगे। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है अस्थमा। बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए आते हैं हम आज के लेक्चर पर। व्हाट इज अस्थमा? अस्थमा इज अ chronic medical condition that involves inflammation and narrowing of the airway which leads to difficulty in breathing। अस्थमिक कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, जो हमारा एयरवे है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो नैरो हो जाता है, छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है ड्यू टू द इन्फ्लामेशन, जिसके कारण पेशेंट को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वही इसमें लिखा गया है। और इसमें एक और शब्द है क्रोनिक। क्रोनिक डिसीज क्या होती हैं? क्रोनिक डिसीज वो होती हैं जो लंबे समय तक अपना असर दिखाती हैं, लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करती हैं हमारे बॉडी में। अस्थमा उन्हीं डिसीजों में से एक है। ओके, तो आते हैं अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ अस्थमा। अस्थमा कितने प्रकार के होते हैं? तो अस्थमा आर वेरियस टाइप that are following type are given in this whiteboard. First of all, allergic asthma. Allergic asthma is the most common asthma. Okay, इसमें क्या होता है? It is triggered by the allergen. In the case of allergic asthma, पेशेंट को किसी भी पर्टिकुलर एलर्जन के द्वारा अस्थमा होता है। जैसे उसे किसी भी चीज से हाइपर सेंसिटिविटी होती है, लाइक पोलन, डस्ट पार्टिकल, जो उस पेशेंट को अस्थमा कॉज करता है। ओके, अगला है नॉन एलर्जिक अस्थमा। एज द नेम शोज, इट इज नॉन एलर्जिक अस्थमा, मतलब इट इज नॉट ट्रिगर्ड बाय एनी एलर्जन। ठीक है, इसमें कोई भी एलर्जन का सहयोग नहीं होता है अस्थमा कॉज करने का। तो अस्थमा कैसे कॉज होता है? अस्थमा इज ट्रिगर्ड बाय वेरियस फैक्टर्स सच एज कोल्ड एयर, तंबाकू स्मोक, स्ट्रॉन्ग स्मेल, रेस्पिरेटरी इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन एंड एयर पॉल्यूशन। इसमें क्या होता है दोस्तों, कोल्ड एयर के दौरान, तंबाकू स्मोक या किसी भी अन्य स्मोक, या फिर स्ट्रॉन्ग स्मेल या कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से अस्थमा कॉज हो जाता है। ठीक है, अगला ऑक्यूपेशनल अस्थमा। इन दिस टाइप ऑफ अस्थमा, द अस्थमा इज ट्रिगर्ड बाय द एक्सपोजर ऑफ इरिटेंट्स और एलर्जेंस एट द वर्क प्लेस। आपने देखा होगा किसी भी फैक्ट्री, वेयरहाउस या फिर वर्क प्लेस में पेशेंट को किसी पर्टिकुलर केमिकल या फिर पर्टिकुलर जो एलर्जन है उससे अस्थमा कॉज होता है। ओके, ये ऑक्यूपेशनल हो सकता है, जहां वो काम कर रहा है वहां से कंडीशन शो हो जाती है, वो अस्थमा कॉज हो जाता है। बट इन द आउटसाइड और अदर पार्ट ऑफ द ऑक्यूपेशन साइड जो पेशेंट है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। एज अ नेम सेज, एक्सरसाइज के वजह से अस्थमा होने का कारण। ठीक है, दिस टाइप ऑफ अस्थमा इंड्यूस्ड ड्यूरिंग वर्कआउट, ओके, एक्सरसाइज और एनी टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। किसी भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अपना वर्कआउट कर रहे हो या फिर कोई भी अपनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो जिसके कारण आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, अस्थमा कॉज होता है। ठीक है, ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा। बहुत बार जो ड्रग है वो हमारी बॉडी में इंटरेक्शन करते हैं जिसके कारण अस्थमा कॉज हो जाता है, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, एस्पिरिन और नसेट्स। दे आर सच or following medicaments which induced the asthma.
ओके। अगला कफ वेरिएंट अस्थमा। इसमें क्या होता है, जो अस्थमा है वो ट्रिगर्ड होता है ड्यू टू कफ। खांसी के कारण अस्थमा होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि खांसी में जो म्यूकस प्रोडक्शन है वो बहुत अधिक हो जाता है नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो म्यूकस है उसकी मात्रा कम है, while in this condition the mucus production is increased due to the patient caused asthma. Okay, सीजनल अस्थमा, ये आपको किसी भी पर्टिकुलर सीजनल में, किसी भी पर्टिकुलर सीजन में आपको अस्थमा इंड्यूस हो जाता है, जैसे सर्दी में, बरसात के मौसम में, किसी भी पर्टिकुलर सीजन में आपको अस्थमा कॉज हो जाता है। ठीक है। लास्ट चाइल्डहुड अस्थमा, या इसे हम पेडियाट्रिक अस्थमा भी बोल सकते हैं। इसमें बचपन से ही बच्चे को अस्थमेटिक कंडीशन होती है, बच्चे को बचपन से ही अस्थमा का सामना करना पड़ता है। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों इसके सिम्टम्स पर, कि क्या क्या सिम्टम्स हैं जो अस्थमा को पहचान देने में मदद करते हैं, जिससे ये डायग्नोस हो सकता है कि हाँ इस पेशेंट को पर्टिकुलर अस्थमा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, छोटी छोटी सांसें लेता है पेशेंट। ठीक है। विजिंग, विजिंग का मतलब है विसल साउंड ड्यूरिंग ब्रीथिंग, सांस लेने में सीटी जैसी आवाज आती है। ओके, इस कंडीशन में। कफिंग स्पेशली नाइट और ड्यूरिंग एक्सरसाइज, रात्रि के दौरान, रात्रि में सोते टाइम या फिर एक्सरसाइज करते वक्त, कोई भी अपनी फिजिकल एक्टिविटी करते वक्त आपको खांसी आना, सूखी खांसी, बार बार खांसी होना, ये भी कॉज है, ये भी सिम्टम्स है ऑफ द अस्थमिक कंडीशन। चेस्ट पेन एंड चेस्ट टाइटनेस, दे बोथ आर द मेन पैरामीटर विच शोज द अस्थमा। ठीक है। कॉज, कारण जानते हैं। सो द एग्जैक्ट कॉज ऑफ अस्थमा इज not fully understood, but it likely a combination of genetic and environmental factor. Okay, sorry. So जो मेन कारण है अस्थमा का, जो स्पेसिफिक कारण है वो अभी तक पता नहीं लगा है, पर जेनेटिक और एनवायरमेंट फैक्टर्स ये दोनों मेन कारण हैं अस्थमा के। ठीक है। रिस्क फैक्टर देखते हैं अस्थमा के। फैमिली हिस्ट्री ऑफ अस्थमा और एलर्जी, आपके फैमिली में किसी भी आपके जो पूर्वज हैं या फिर दादा या फिर आपके जो जेनेटिक्स हैं उनमें किसी को अस्थमा का मरीज हो कोई, या फिर किसी को किसी पर्टिकुलर एलर्जन से एलर्जी हो। ठीक है। तो फैमिली हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को अस्थमा किसकी वजह से हो रहा है। एलर्जिक कंडीशन लाइक एक्जिमा, एक्जिमा मतलब एलर्जिक कंडीशन में भी अस्थमा इंड्यूस होता है। ओबेसिटी, मोटापा मेन कारण है अस्थमा का। वायरल रेस्पिरेटरी इंफेक्शन इन चाइल्डहुड, बच्चों में वायरल इंफेक्शन हो रहा इन आरटीआई। ओके। स्मोकिंग, धूम्रपान। ओके। एक्सपोजर टू एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के कारण अस्थमा इंड्यूस होता है। फिजिकल एक्टिविटी, ओके, जैसे इसमें भी लिखा है एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा। स्ट्रेस, सर्टेन मेडिकामेंट्स एंड कोल्ड एयर, स्ट्रेस के कारण भी अस्थमा होता है। ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा किसी भी सर्टेन मेडिकामेंट की वजह से, या फिर कोल्ड एयर, they all are the risk factor or the causes which cause asthma. So जो अगला टॉपिक है वो है एंटी अस्थमिक ड्रग। क्या होती है एंटी अस्थमिक ड्रग? एंटी अस्थमिक ड्रग वो दवाइयां होती हैं जो अस्थमा को ट्रीट करने में दी जाती हैं। सो जैसे यहाँ पर लिखा है एंटी अस्थमिक ड्रग आर दोज ड्रग विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। ठीक है। तो कौन कौन सी होती है एंटी अस्थमिक ड्रग? दे आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ एंटी अस्थमिक ड्रग विच आर
categorized according to the mode or mechanism of action of the drug. ये कैटेगराइज की गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग, की जो दवाई है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है। सो ये आते हैं यहाँ पे ब्रोंकोडायलेटर, जिसके अंदर बीटा 2 एगोनिस्ट, मस्करेनिक एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, मिथाइल ज़ैंथेन्स, ये सारी दवाइयां आती हैं। और बीटा 2 एगोनिस्ट में SABA और LABA, मतलब शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट और लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, ठीक है। और देखा जाए एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट पे, तो ये वो एजेंट होते हैं जो इन्फ्लामेशन को इनहिबिट करते हैं, ठीक है, या फिर जो मास्ट सेल का इन्फ्लामेशन, जो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स हो रहे हैं उन्हें इन्फ्लामेशन होने से रोकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ICS इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड और ओरल डोजेस फॉर्म, ठीक है। ल्यूकोटायरिन मॉडिफायर, मास्ट सेल स्टेबलाइजर, ठीक है। तो आते हैं अपने वापस लेक्चर पे। तो ब्रोंकोडायलेटर्स क्या होते हैं? एज अ नेम शोज, ब्रोंकोडायलेटर्स, these are the those medicaments which help in the dilation of the airway. Okay, these medicament or medications relax the smooth muscle surrounding the airway. ये मेडिसिन क्या करती हैं? जो स्मूथ मसल्स हैं हमारे एयरवे में, उसके रिलैक्सेशन का काम करती हैं, ठीक है। जब मसल रिलैक्स होएगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन को हटाएगी और मसल रिलैक्सेशन में बदलेगी, तो जो एयर है वो ज्यादा आसानी से पास हो सकती है, ठीक है। एंड ओपनिंग देम एंड मेक इट इजियर टू ब्रेथ, पेशेंट को आसानी से सांस लेने में मदद करेगी। तो क्या है ब्रोंकोडायलेटर्स के टाइप? सो पहला है बीटा 2 एगोनिस्ट। बीटा 2 एगोनिस्ट, they are the further convert or divided into two paths, short acting beta 2 agonist and long acting beta 2 agonist. So क्या है beta 2 agonist? beta 2 is a receptor, ठीक है। आते हैं चलो इस पे। it is short acting पे आते हैं। it is used for quick relief of acute asthma symptoms like shortness of breathing and wheezing. तो बीटा 2 एगोनिस्ट में जो शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट है, उसमें क्या होता है, जो ड्रग है वो बाइंड कर देती है ऑन द रिसेप्टर ऑफ बीटा 2, ठीक है, जिससे क्या होता है, जो एक्यूट अस्थमा सिम्टम है उसमें पेशेंट को रिलीफ मिलता है, जैसे सांस का छोटा होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग और विजिंग, मतलब सांस लेते दौरान सीटी जैसी विसिल लाइक साउंड सुनाई देना, ठीक है। दे आर वर्किंग विद मिनट्स एंड लास्ट फॉर फ्यू आवर। ये दवाइयां मिनटों में अपना असर दिखाती हैं और लास्ट फ्यू आवर तक ये अपना असर शो करती है। एग्जाम्पल आर सेल्ब्यूटामोल, ठीक है, बहुत फेमस टैबलेट दवाई है ये, एस्ट्रीन के नाम से आती है मार्केट में, जो कि एक ब्रांड नेम है। अगला है लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। इट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म कंट्रोल, often in combination with inhaled corticosteroid. ये लॉन्ग टर्म तक अपना असर दिखाती हैं और इसको हम कॉम्बिनेशन में इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो हैं उनके साथ कॉम्बिनेशन में लेते हैं, जो इनहेलेशन वाले होते हैं, ठीक है, जैसे सैलमेट्रोल और फॉर्मोट्रिरोल, ठीक है, ये दोनों इनहेलर की फॉर्म में भी आते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज मस्करेनिक एंटागोनिस्ट। सो प्राइमरी जो मस्करेनिक एंटागोनिस्ट है, ये प्राइमरी आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ COPD, chronic obstructive pulmonary disease, okay, but can
be used as an add-on therapy in asthma। ये मेनली तो COPD नामक जो बीमारी है, पुलमरी डिसीज है, वो भी उसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, पर ये अस्थमा की बीमारी को भी ट्रीट कर देता है। ठीक है, अगला है मिथाइलसैंथेस। सो ये बहुत लेस कॉमनली यूज्ड है, बट ड्यू टू least commonly used now due to a narrow therapeutic window and potential side effect। जो ये मेडिसिन है ये बहुत कम यूज की जाती है, क्यों? क्योंकि इसके जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो कम है, बट साइड इफेक्ट ज्यादा है, तो ये बहुत कम स्तर पे यूज की जाती है। एग्जाम्पल इसका थियोफिलिन या फिर थियोफाइलिन। The next point is anti-inflammatory drug। So anti-inflammatory drug क्या होते हैं? These drug work by inhibit the inflammation in airway। ये जो दवाइयां हैं ये काम करती हैं, इनका जो मैकेनिज्म है, ये जो हमारा एयरवे है उसको, उसका जो इन्फ्लामेशन है उसको इनहिबिट करती है। इन्फ्लामेशन कम होएगा एयरवे में तो ज्यादा हवा पास होएगी, ज्यादा हवा पास होएगी ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होएगा, ऑक्सीजन ज्यादा सप्लाई होएगा तो अस्थमा की कंडीशन ट्रीट होएगी। ठीक है, तो द फर्स्ट पार्ट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, सो दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड और ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, तो इनहेलेशन जैसे नाम में पता पड़ रही है, ये वाली दवा आप इनहेलेशन के प्रोसेस से यूज करते हैं। इनहेलेशन में क्या होता है, देखो कॉर्टिकोस्टेरॉइड में इट इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड कॉमनली यूज्ड लॉन्ग टर्म कंट्रोल मेडिकेशन फॉर अस्थमा। ये सबसे मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट कॉमनली और बहुत असरदार दवाई है जो कि ट्रीट करती है अस्थमा को। जैसे फ्लूटिकासोन नेजल स्प्रे में आता है, ये ब्यूडिसोनाइड, मॉन्टोनसोन, बिक्लोसोमेथासोन और साइलसोनाइड। ठीक है, दे आर द ICS। ठीक है, अगला आते हैं ओरल सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इसमें क्या होता है, इट यूज्ड फॉर शॉर्ट पीरियड्स टू मैनेज सीवियर अस्थमा। ये शॉर्ट पीरियड में इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत, जब सीवियर अस्थमा की कंडीशन बहुत लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज पे आ जाए, जानलेवा स्टेज पे आ जाए, जब ये दवाइयां दी जाती है, ये शॉर्ट पीरियड में अपना असर दिखाती है। ओके, जैसे पेडनिसोन और मिथाइल पेडनिसोलोन। ठीक है, अगला टॉपिक है ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर्स। सो क्या है ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर्स? तो इट वर्क बाय ब्लॉक द इफेक्ट्स or production of leukotriene, which are the inflammatory mediators involved in the bronchoconstriction, inflammation and mucus production। ये एक इन्फ्लामेटरी मेडिएटर है जो कि इंक्रीज करता है ब्रोंकोकॉन्स्ट्रक्शन को, म्यूकस प्रोडक्शन को और इन्फ्लामेशन को। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम इनको इनहिबिट करेंगे या इसको रोकेंगे। तो इसके दो पार्ट है, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस इनहिबिटर। या तो हम उस रिसेप्टर को बंद कर दें या फिर उसके सिंथेसिस को ही बंद कर दें। रिसेप्टर बंद होएगा तो जाहिर सी बात है जो पॉलीजन है, जो एलर्जन है, वो रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होंगे और अस्थमा कॉज नहीं होगा। या फिर अगर सिंथेसिस इसकी बंद हो जाए तो ये यहीं रुक जाएगी, अस्थमा कॉज नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, दिस ड्रग वर्क्स बाय ब्लॉक द एक्शन ऑफ ल्यूकोट्राइन बाय बाइंड टू देयर रिसेप्टर। ये अपना जो ड्रग है ये ब्लॉक करती है एक्शन ऑफ द ल्यूकोट्राइन बाय बाइंडिंग टू द रिसेप्टर साइट। ये ड्रग रिसेप्टर जो ल्यूकोट्राइन का जो रिसेप्टर है उस पर बाइंड करती है और उसके असर को रोक देती है। जैसे मोंटेलिकास्ट और ज़ेफ्लुकास्ट, दे बोथ आर द ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर्स व्हिच
stop the symptom or cause of the asthma by binding of the site of the receptor. ठीक है। अगला ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस इनहिबिटर, इसमें क्या होता है, दिस ड्रग वर्क्स बाय प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोट्राइन बाय द इनहिबिटिंग द 5-lipoxygenase एंजाइम। इसमें क्या होता है, जो ये ड्रग है ये वर्क करती है बाय प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोट्राइन, ये ल्यूकोट्राइन के फॉर्मेशन को ही रोक देती है। कैसे रोकेगी, बाय इनहिबिट द 5-lipoxygenase एंजाइम। ये एंजाइम जो है ये इंपॉर्टेंट एंजाइम है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ल्यूकोट्राइन इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर। ठीक है, अगर हम इसको ही इनहिबिट कर देंगे, इसी के सिंथेसिस को रोक देंगे तो इन्फ्लेमेशन कॉज नहीं होगा। ठीक है, अगला आते हैं मास्ट सेल इनहिबिटर। मास्ट सेल इनहिबिटर में क्या होता है, इट वर्क बाय इनहिबिट द release of inflammatory chemical like histamine and leukotriene from the mast cell by stabilizing the cell membrane। ये क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं रिलीज को, ये इन्फ्लामेटरी जो मेडिएटर होते हैं उनके रिलीज को बंद कर देते हैं, जैसे हिस्टामिन और ल्यूकोट्राइन, ये एलर्जी कॉज करते हैं। ठीक है, बाय स्टेबलाइजिंग द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द मास्ट सेल। ठीक है, ये मास्ट सेल है, अगर ये इन्फ्लामेटरी मेडिएटर ब्रश्ड आउट ही नहीं होंगे तो इनके जो मेडिएटर्स हैं ये नहीं निकलेंगे, इन्फ्लामेशन, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन एटसेट्रा ये कॉज नहीं होंगे, अस्थमा कॉज नहीं होएगा। ठीक है, द लास्ट इज ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी इज आल्सो नोन एज द सप्लीमेंटल ऑक्सीजन व्हिच इज अ मेडिकल ट्रीटमेंट that provides a patient with extra oxygen to breathe in। इसमें क्या होता है, हम पेशेंट को डायरेक्ट ही ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, जिसके कारण उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। ये इमरजेंसी केस में यूज किया जाता है बाय इनहेलेशन प्रोसेस। ओके, सो अब देख लेते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी कि जो अस्थमा है वो किस प्रकार से काम करता है। तो जो एलर्जेन होते हैं, एलर्जेन हमारे बॉडी में आते हैं नोज के द्वारा और फिर लंग्स में पहुंचते हैं। फिर क्या होता है, दे बाइंड विद द आईजीई एंटीबॉडीज इन द मास्ट सेल। ठीक है, ये जो मास्ट सेल के रिसेप्टर होते हैं, आईजीई एंटीबॉडीज में जो रिसेप्टर होते हैं उस पर जाके एलर्जेन बाइंड कर जाते हैं। उससे क्या होता है, डीग्रेनुलेशन होता है, जिसकी वजह से ब्रस्टिंग आउट द इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स। जो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स होते हैं जैसे हिस्टामिन हो गया, तो वो ब्रस्ट आउट कर जाते हैं और वो मेडिएटर हमारी बॉडी में आ जाते हैं, फैल जाते हैं और इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी में अस्थमा जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। सो अब हम देखते हैं कुछ एंटी एस्थेमिक ड्रगों के बारे में और फार्माकोकाइनेटिक्स एंड एडीआर ऑफ द एंटी एस्थेमिक ड्रग। ठीक है, तो शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट में आती हैं कुछ कॉमन एंटी एस्थेमिक ड्रग जैसे एल्ब्यूटेरॉल, लेवोब्यूटेरॉल, मेटाप्रोटेरोल और टेरब्यूटालाइन। ठीक है, ये आती हैं शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट में, मतलब SABA। तो लॉन्ग एक्टिंग में क्या आती है, सेलमेट्रोल, फॉर्मेट्रोल, आर्फोमेट्रोल, इंडिकाटरॉल, ओलोडाटरॉल और वाइलेंटिरॉल, ये लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट में आते हैं। अगला ICS में देख लेते हैं, तो फ्लूटिकासोन, डिक्लोमिथासोन, ब्यूटिसोनाइड, मेट्सटानोन, मोमिटासोन, साइक्लोसोनाइड और ट्रियामाइसोलोन। ठीक है, ये इनहेलेशन वाले में आते हैं। लेवोट्राइन मॉडिफायर में देख लेते हैं, तो द बेस्ट इज मोटेलिकास्ट, जाफिलियोकास्ट और ज़ाइलेटोलोन। ठीक है, एंटीकोलर्जन ये भी वर्क करती है एज अ एंटी एस्थेमिक ड्रग। ठीक है, जैसे आइप्राट्रोपियम, थियोट्रोपियम और यूमिस्लाइडिनियम। ठीक है, ये एंटी
कोलर्जन है, मतलब ये एंटी कोलर्जिक ड्रग है, ठीक है। मिथाइलजेथाइनाइन, थियोफिलिन, डाइफिलिन, अमीनोफाइलिन और ऑक्सट्राइफाइलिन, ठीक है। मास्ट सेल स्टेबलाइजर में दो बहुत बेस्ट ड्रग है ये, जैसे क्रोमोलाइन और नीडोक्रोमिल, ठीक है। ये मास्ट सेल इनहिबिटर के अंदर आती हैं, कैटेगरी के अंदर। ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देखते हैं तो प्रीडेनाइसोन, मिथाइल पेरिडनाइसोन, प्रीडनाइसोन, डेक्सामिथासोन, डेक्सोना, हाइड्रोकोर्टिसोन, ये ओरल में आते हैं, ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। फार्माकोकाइनेटिक्स देख लेते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स में एडमिनिस्ट्रेशन बाय ओरल, इनहेलेशन और आईवी रूट, डिस्ट्रीब्यूशन इन होल बॉडी, मेटाबोलाइज्ड बाय लिवर एंड एक्सक्रीट आउट बाय किडनी एंड यूरिनेशन। ये जो डोजेस फॉर्म है एंटीहिस्टामिक ड्रग, ये आईवी भी आती हैं, ओरली भी इनटेक करने की आती हैं और इनहेलेशन वाली भी आती हैं, जैसे पंप हो गए, इनहेलेशन पंप। एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन इन होल बॉडी, देन दे मेटाबोलाइज या मेटाबॉलिज्म जो इनका होता है वो लीवर में होता है, और यूरिनेशन या किडनी के द्वारा ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, ठीक है। एडीआर, जी मचलाना, उल्टी, कंपन, कार्डिक अरिथमिया, मतलब कार्डिक जो आपका दिल धड़क रहा है वो रिदम में ना धड़क के एरिदम में धड़कता है, मतलब इरेगुलर हार्ट बीट इज कॉल्ड कार्डिक अरिथमिया, ओके। ड्राई माउथ, कफ, थ्रोट इरिटेशन, जीआई अपसेट और हाइपोकैलिमिया।